मित्रों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस और कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां, इनका क्या संबंध है और अगर डायबिटीज का इलाज करना है तो कार्डियोवास्कुलर बीमारी, हार्ट की बीमारियों से हमें कैसे बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पर आते हैं कि एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, चूंकि इस शब्द का उपयोग मैं बहुत बार करूंगा, तो ये होता क्या है। तो अगर हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कोरोनरी वेसल्स होते हैं जिसके द्वारा ब्लड सप्लाई होता है हार्ट में, उसके अंदर कोई बीमारी हो जाए, या फिर पेरिफेरल आर्टरीज के अंदर बीमारी हो जाए, या ब्रेन को सप्लाई करने वाले जो वेसल्स होते हैं उसे सेरेब्रोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं, उसके अंदर कोई बीमारी हो जाए एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, मतलब आर्टरी के वॉल के थिकनिंग के कारण, तो इसे हम लोग एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोलते हैं। अब डायबिटीज में ऐसे कॉमन कंडीशन होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी, जिसके कारण ऐसे पेशेंट्स में एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। बहुत सारे स्टडी हुए हैं और उसमें दिखाया गया है कि अगर डायबिटीज के पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज को कंट्रोल करना है तो आपको इन रिस्क फैक्टर्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। डायबिटीज मैनेजमेंट अपने आप में एक गोल होता है, बाकी ये रिस्क फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जरा देखिए कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कितना। तो जहां विश्व में आज के डेट में 53 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और ये उम्मीद की जाती है कि अगले 20-25 साल में ये बढ़ के 78 करोड़ हो जाएगा, वहीं भारत में लगभग 7 करोड़ हैं और अगले 20 साल में ये बढ़ के 15 करोड़ के आसपास हो जाएगा। यह भी देखा गया है कि जिस व्यक्ति में डायबिटीज है उस व्यक्ति में हार्ट की डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिस व्यक्ति को डायबिटीज नहीं है उसकी तुलना में लगभग दुगुना होता है। और यह भी देखा गया है कि डायबिटीज के पेशेंट में बीमारी का या मौत का जो कारण है मोस्टली एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है, और लगभग आधे डेथ जो डायबिटीज के पेशेंट में होते हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के कारण ही होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसा हमें पता है कि डायबिटीज के पेशेंट में लगभग दोगुना होता है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब हार्ट अटैक और स्ट्रोक का अटैक, हार्ट फेल्योर का भी रिस्क डायबिटीज के पेशेंट में दोगुना होता है उनकी तुलना में जिनको कि डायबिटीज नहीं है। अब हम लोग यह देखें कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है डायबिटीज में जिसके कारण की हार्ट की बीमारियां होती हैं। तो एक तो जेनेटिक रिस्क फैक्टर है, उसके अलावा लाइफस्टाइल की गड़बड़ी है, मोटापा है, इंसुलिन रेसिस्टेंस है, और ग्लाइकेशन मतलब यह है कि जो प्रोटीन होते हैं उनका ग्लाइकेशन हो जाता है, तो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसके कारण भी हार्ट की समस्याएं बढ़ती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी, और कभी कभी शुगर बहुत ज्यादा डाउन होता है तो उसके अंदर भी हार्ट के तकलीफ होने की संभावनाएं होती हैं। अब इन रिस्क फैक्टर से क्लिनिकली हमें क्या क्या मिलता है या क्या क्या चीजें हैं जो डायबिटीज के पेशेंट में हो तो रिस्क ज्यादा होता है। उसमें एक है ब्लड प्रेशर, दूसरा कार्डियोवास्कुलर ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। एक्चुअली हार्ट को कंट्रोल करने के लिए न्यूरॉन्स होते हैं जो ऑटोमेटिक हार्ट के रेट को कंट्रोल करते हैं। अगर उन न्यूरॉन के सप्लाई में गड़बड़ी होती है तो इसे कार्डिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसके अलावा मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी एक एंटिटी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हार्ट फेल्योर, हार्ट का पंपिंग कमजोर हो जाए, प्लस स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब है कि ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई की गड़बड़ी हो। अब हम लोग सबसे पहले जेनेटिक वेरिएशन के बारे में देखें तो बहुत सारे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं जिसमें कि डायबिटीज के पेशेंट्स में कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की संभावनाएं होती है। इसके अलावा जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के जीन्स हैं जिनका एसोसिएशन देखा गया है डायबिटीज के पेशेंट में। अगर ये जीन हो तो उनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज ज्यादा होता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन फंक्शंस भी हैं जिसका कि डायबिटीज का कार्डियोवास्कुलर रिस्क से एसोसिएशन होता है।
जेनेटिक्स के बाद हम लोग आते हैं लाइफस्टाइल में। लाइफस्टाइल एज ए रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज फॉर सीकेडी। अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक या फिजिकल एक्टिविटी की कमी, एंड अनहेल्दी डाइट, ये सारे चीज जो हैं डायबिटीज के पेशेंट में हार्ट अटैक कराने के लिए और प्रीमेच्योर डेथ कराने के लिए बहुत ज्यादा कुख्यात हैं। ये डिफरेंट स्टडीज देखा गया है। यूके बायोबैंक कोहोर्ट स्टडी यूनाइटेड किंगडम में देखा गया। उसमें देखा गया कि जिनका अनफेवरेबल लाइफस्टाइल है, उसमें उस डायबिटीज के पेशेंट में हार्ट से रिलेटेड मौत की संभावना 5 से 8 गुना है। उसी तरह चाइना कार्डियोमेटाबॉलिक स्टडीज हैं, यहाँ भी दिखाया गया है कि 37% इंक्रीज होता है। इसके अलावा ये देखा गया कि जिन लोगों में लाइफस्टाइल इंटरवेंशन अच्छे से किया गया, उनका जब वेट लॉस हुआ है तो उनमें डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं कम हुई है। अब ये हो गया लाइफस्टाइल। अब देखते हैं मोटापा, ओबेसिटी। डायबिटीज के साथ अगर ओबेसिटी है तो हाउ इट हैज गॉट इम्पैक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो ये बाइगार्ड एट ऑल ने स्टडी करी थी। उसमें कहा था कि 10% इंक्रीज इन वेस्ट सर्कम्फ्रेंस करस्पॉन्ड्स टू 48% इंक्रीज इन मॉर्टेलिटी आफ्टर एडजस्टिंग BMI। सो 10% अगर आपका वेस्ट सर्कम्फ्रेंस बढ़ता है तो 48%, लगभग 1.5 गुना हो जाता है। क्या क्या है कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स मोटे लोगों में? इंसुलिन रेसिस्टेंस, ग्लूकोज इंटॉलरेंस के अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वेसल्स में इन्फ्लामेशन ज्यादा होता है, मोटे लोगों में कोलेस्ट्रॉल की भी गड़बड़ी होती है और एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है डायबिटीज के अलावा। इससे क्या होता है कि कार्डियोवास्कुलर इवेंट मतलब हार्ट अटैक हो जाए या हार्ट फेलियर हो जाए, इसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं उसके अंदर डिफेक्ट, हार्ट फेलियर, एरिथमिया एंड सडन कार्डियक डेथ, ये सब चीजें ज्यादा कॉमन होती हैं अगर डायबिटीज के पेशेंट में मोटापा हो तो। अब इंसुलिन रेसिस्टेंस एक रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। ये एक डिफरेंट पैथोफिजियोलॉजी है। अल्टीमेटली होना क्या है कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन होना है, वास्कुलर इन्फ्लामेशन होना है, बहुत सारे मीडिएटर्स हैं, इनका इफेक्ट होता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस का इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल पे होता है और ये सब अल्टीमेटली एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करते हैं। मतलब कि हार्ट के अंदर जो वेसल्स हैं उसके अंदर जो वॉल है वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा होता है और उसका ल्यूमेन पतला हो जाता है और बाद में कभी रप्चर होता है तो एकाएक ब्लॉक होने के कारण या तो वो हार्ट अटैक कराएगा अगर हार्ट के आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ है, और ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक या फालिज कराएगा अगर वो ब्रेन के आर्टरीज में ऐसा ब्लॉकेज होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोगों ने बात करी ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, जैसे एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, ये डायबिटीज के पेशेंट में CVD कैसे कराता है। तो ये देखा गया है कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा बनता है और इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। और एडवांस ग्लाइकोशन एंड प्रोडक्ट जो हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, ये अल्टीमेटली एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? तो इंडोथेलियल डिसफंक्शन, वेसल के अंदर जो इनहेरेंट कैपेसिटी होती है कि वेसल डायलेट करे, जरूरत पड़ने पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज करे, जब एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है तो वेसल्स ठीक से काम नहीं करते हैं। इसके अलावा वास्कुलर LDL लेवल बढ़ा देता है, प्लेक डिस्टेबलाइज, कभी भी कोई हार्ट अटैक होता है तो आर्टरी के अंदर प्लेक्स होते हैं वो रप्चर करते हैं और एकाएक ब्लॉक होता है और एकाएक वो आर्टरी ब्लॉक हो जाता है। तो अगर वो प्लेक रप्चर होगा तो ब्लॉक होगा, अगर वो प्लेक स्टेबल होगा तो ब्लॉक नहीं होगा, रप्चर नहीं करेगा, अगर वो डीस्टेबलाइज हो जाए तो ब्लॉक होता है। तो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट जो है प्लेक को डीस्टेबलाइज कराते हैं। इसके अलावा वास्कुलर रिपेयर का डिसफंक्शन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि वेसल्स को डायलेट करते हैं उसमें दिक्कतें होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट हार्ट के अंदर जो कोलेजन्स होते हैं उसमें क्रॉस लिंकिंग करा देता है जिसके कारण हार्ट मसल्स डिसफंक्शनल हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा कैरोटिड इंटीमा मीडिया का थिकनिंग, आर्टेरियल स्टिफनेस, ये सब तरीके हैं जिससे कि एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट हार्ट में दिक्कत कराते हैं। अब देखिए, जब डायबिटीज के पेशेंट में डिसलिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी हो तो वो हार्ट डिजीज कैसे कराएगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात कि वो आर्टरी को ब्लॉक कराएगा। तो अब हमें यह समझना है कि डायबिटीज के पेशेंट में डिसलिपिडीमिया होता क्यों है। तो पेरिफेरल इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण होता है कि
फ्री फैटी एसिड एडिपोज टिश्यू से ज्यादा रिलीज होते हैं। ये लीवर में जाएंगे, लीवर में वहां पे ट्राइग्लिसराइड के रूप में इनका सिंथेसिस होगा। ट्राइग्लिसराइड के रूप में सिंथेसिस होगा तो यहाँ पे VLDL और ApoB ज्यादा बनेंगे। अब ये VLDL और ApoD जब पेरिफेरी में आएंगे तो जो LDL कोलेस्ट्रॉल है वहां से ये जाके अटैच हो जाएंगे तो स्मॉल डेंस LDL बना देंगे। और ये स्मॉल डेंस LDL जो होता है दैट इज मोर एथेरोजेनिक। तो इस प्रकार जब डायबिटीज में डिसलिपिडीमिया होता है तो वो हार्ट को ज्यादा प्रॉब्लम पहुंचाता है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यह समझने की कोशिश करते हैं कि हार्ट के अंदर डायबिटीज के अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता कैसे। एक तो जेनेटिक फैक्टर हो गया, हम लोगों ने बात करी, एक्वायर्ड फैक्टर होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर होगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस होगा, साथ में रैश एक्टिविटी बढ़ेगी, हाइपरग्लाइसीमिया, डिसलिपिडीमिया, इंसुलिन का इंक्रीज होगा जिससे कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज होगा और ये सारे चीज आपस में मिलकर ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, फिर हार्ट पे असर पड़ेगा। कार्डियोमायोपैथी, डायबिटीज में ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, इंसुलिन बढ़ा हुआ है, इंसुलिन रेसिस्टेंस है, इसके कारण इंपेयर्ड कैल्शियम होम्योस्टेसिस, कैल्शियम का जो प्रॉपर रिलीज होना चाहिए वो रिलीज नहीं होता है मायोकार्डियम में। तो हार्ट के मसल्स को जो प्रॉपरली रिलैक्स होना चाहिए डायस्टोल में, वो डायस्टोलिक रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं होता है। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी हो जाती है जो कि क्रॉस लिंकिंग होते हैं, प्रोफाइब्रोटिक चेंजेज होते हैं, इन्फ्लामेशन होते हैं, इन सब चीजों के कारण लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी जिसको डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। अब इंपेयर्ड कैल्शियम होम्योस्टेसिस हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी हो गया तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन कॉमन होता है डायबिटीज के अंदर जब कार्डियोमायोपैथी होता है, मतलब हार्ट का रिलैक्सेशन गड़बड़ हो जाता है। कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी कैसे होता है डायबिटीज में, एक बार फिर हाइपरग्लाइसीमिया होगा। बेसिकली अगर यहाँ पे देखिए तो पॉलीऑल पाथवे होता है, ये एक्टिवेट होता है और इसके कारण जो आर्टरीज कार्डियक नर्व को ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं उसके अंदर इंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है, उसका वस्कुलर ऑक्लूजन होता है, वहां कैपिलरी लीकेज होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो वहां पे न्यूरोनल टॉक्सिसिटी होता है और वहां के नर्व डिजेनरेट करते हैं। इस प्रकार कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होता है। अब हार्ट के अंदर एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करें कि हार्ट के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज डायबिटीज के पेशेंट में कैसे होगा। तो एक इंडोथेलियल डिसफंक्शन कराता है जिसमें कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है, वास्कुलर टोन ज्यादा हो जाता है और रिपेयर मैकेनिज्म जो आर्टरी के अंदर होता है वो कमजोर हो जाता है। इसके अलावा इंक्रीज्ड प्लेटलेट एक्टिवेशन हो जाता है, वो फाइब्रोनोजन लेवल है, प्लेटलेट एग्रीगेशन लेवल है, ये सब चीज बढ़ जाते हैं और फाइब्रोनोलाइटिक मतलब क्लॉट को तोड़ने की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो इसके कारण क्लॉट बनने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं, ब्लड वेसल डायलेट नहीं अच्छे से करता है और जब प्लेक्स बनते हैं आर्टरी के अंदर, जो प्लेक मैंने बताया था उसके अंदर लिपिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो डीस्टेबलाइज हो जाता है। ऐसे केसेस में प्लेक रप्चर की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस प्रकार डायबिटीज के पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट में हार्ट फेलियर क्यों होता है। तो डायबिटीज में हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, इंसुलिन रेसिस्टेंस हुआ, हाइपर इंसुलिनीमिया हुआ, ये मोर देन वन वे इट कॉजेज हार्ट फेलियर। एक तरफ तो हम लोगों ने देखा था कि हार्ट के अंदर डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी हो जाता है जिसके कारण डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है, इसके लिए ऑटोनोमिक डिसफंक्शन रैश एक्टिवेशन रिस्पॉन्सिबल था। दूसरी तरफ हमने देखा कि डायबिटीज के पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब CAD ज्यादा होता है तो वहां हार्ट अटैक होगा तो इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी होगा। तो एक तरफ डायस्टोलिक डिसफंक्शन बिकॉज ऑफ डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, दूसरी तरफ इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी बिकॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दोनों मिलकर हार्ट फेलियर कराएंगे। तो इसलिए देखा जाता है कि डायबिटीज के पेशेंट में हार्ट फेलियर की संभावनाएं ज्यादा होती है। अब एक चीज और समझें कि डायबिटीज के पेशेंट में स्ट्रोक की संभावना क्यों होती है। स्ट्रोक क्यों होता है, ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरी होते हैं उसके अंदर जब क्लॉट जम जाए तो
या ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाए तब होगा। तो एक तो हम लोगों ने देखा कि एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादा होता है डायबिटीज के पेशेंट में, चाहे वो सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन हो जाए, चाहे आर्टेरियल स्टिफनेस हो जाए या एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाए, तो वहां से आर्टरी ब्लॉक होगा। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि हार्ट फेल्योर कराता है, तो हार्ट फेल्योर के कारण ब्लड फ्लो कम होगा तो स्ट्रोक कराएगा। सो ये तरीके हैं जिससे कि हार्ट डायबिटीज के पेशेंट में स्ट्रोक की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गाइडलाइंस क्या कहते हैं डायबिटीज के पेशेंट में अगर इलाज करना है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज से हमें बचाना है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो ये देखिए, दिस पिक्चर इज फ्रॉम अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। वो बताता है कि दीज आर द मेजर इंटरवेंशन दैट वी शुड डू इन पेशेंट ऑफ डायबिटीज। एक पहला है ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट, शुगर का कंट्रोल बराबर से अच्छे से कीजिए। मतलब डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को बचाना है। सो management of sugar is just one part of the four pillar. The another pillar is blood pressure management. Good blood pressure management होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का अच्छे से इलाज होना चाहिए और डायबिटीज के ट्रीटमेंट में वैसे एजेंट का यूज करना चाहिए जो कि भविष्य में जिनमें क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और जिनने दिखाया है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज और किडनी बेनिफिट मिलता है। तो हमें डायबिटीज के इलाज में वैसे गोलियों का यूज करना चाहिए जो कि भविष्य में हार्ट अटैक या किडनी फेल्योर से बचाएगा। और ये सारी चीजें जो करनी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ करनी है। पेशेंट को डायबिटीज एजुकेशन, खान पान का परहेज, एक्सरसाइज, जो दिनचर्या में परिवर्तन है। सो कोई भी ट्रीटमेंट होगा उसका जो बेस होगा, फाउंडेशन होगा, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डायबिटीज एजुकेशन है। उसके बाद इन चारों चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल इन डायबिटीज कितना कंट्रोल हो। तो बहुत सारे स्टडीज आए हैं जो बताते हैं कि अगर बहुत ज्यादा कंट्रोल कीजिएगा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। तो इंटेंसिव कंट्रोल अगर HbA1c के को हम 6.5 के नीचे करने के चाहेंगे वर्सेज स्टैंडर्ड कंट्रोल जिसमें कि HbA1c 7 से 8 के बीच में रखा गया, देखा गया कि वो कई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट इट शुड बी गुड कंट्रोल। हाँ, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने से देयर इज स्मॉल रिडक्शन इन माइक्रोवास्कुलर इवेंट, मतलब कि किडनी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी की संभावनाएं कम होती हैं। बट ऑल कॉज मोर्टेलिटी एंड कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी, मतलब सभी कारणों के कारण जो मौत हो रहा है या हार्ट अटैक वगैरह के कारण मौत हो रहा है, उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और एक और ट्रायल हुआ था जिसमें दिखाया गया कि अगर बहुत टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं, HbA1c को 6.5 के नीचे ले जाते हैं, तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज्यादा होता है, वेट गेन का रिस्क ज्यादा होता है और मोर्टेलिटी ज्यादा होता है। तो अगर 6 के नीचे आप शुगर HbA1c ले जाने के चाह रहे हैं तो इससे पेशेंट को हानि होता है। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज में DCCT और एडिक ट्रायल हुआ था। उसने सुझाया था कि इंटेंसिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल से माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। अब ये कुछ ट्रायल्स हैं जिसके अंदर की क्या रिपोर्ट हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, उसके बारे में बताया गया। तो DCCT ट्रायल में देखा गया कि रेटिनोपैथी मतलब माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल से। DCCT और एडिक ट्रायल भी टाइप 1 डायबिटीज में है और यहाँ पे देखा गया कि हजार्ड रेशियो फॉर प्राइमरी आउटकम में यूजुअली हार्ट से रिलेटेड इवेंट थे वो कम हुए। UKPDS 33 इसमें देखा गया कि माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस तो कम होते हैं बट मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन टाइट कंट्रोल से कोई असर उसमें नहीं देखा गया। UKPDS ट्रायल बेसिकली न्यूली डायग्नोस्ड टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स में किए गए थे। सो अक्सर मिक्स्ड रिजल्ट आए हैं। ये कहता है कि ब्लड शुगर का कंट्रोल अच्छा होना चाहिए लेकिन बहुत अच्छा, मतलब 6.5 के नीचे HbA1c ले जाए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। प्लस अगर स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं तो इसका बेनिफिट माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन पे तो पक्का है। मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में मिक्स्ड रिजल्ट है, कहीं पे देखा गया है कि बेनिफिट है, कहीं पे देखा गया कि न्यूट्रल है, हानि नहीं है, न्यूट्रल है। हाँ, एक और ट्रायल में जहां HbA1c 6% के नीचे करने की कोशिश की गई थी वहां पे कार्डियोवास्कुलर इवेंट ज्यादा होने की संभावना देखी गई थी। अब कुछ नए चीज डेवलप हुए डायबिटीज के इलाज में। रिजल्ट्स के बाद देखा गया कि क्यों डायबिटीज का कोई भी मेडिसिन अगर शुरू किया जाता है तो डायबिटीज के पेशेंट में CVOT ट्रायल क्यों करना होता है।
डायबिटीज के दवा को परमिशन मिलने से पहले। तो कुछ स्टडीज हुए थे जिसमें ये आया। एक तो यूनिवर्सिटी ग्रुप डायबिटीज प्रिवेंशन स्टडी हुआ था, उसमें टॉलब्यूटामाइड ड्रग यूज किया जा रहा था और वहां पे देखा गया कि लोगों में कार्डियोवास्कुलर इवेंट ज्यादा हो रहे हैं। उसी तरह एक मूराग्लिटाजार आया था, उसमें भी देखा गया कि कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ गया, तो उसमें 2005 में आया था। फिर सबसे फेमस है रोजीग्लूटाजोन, पायोग्लूटाजोन ग्रुप की दवा है, थायोजोलिडाइनिडाइन ग्रुप की दवा है, और उसमें देखा गया था कि रोजीग्लूटाजोन डायबिटीज में ब्लड शुगर को कम करने में तो बहुत अच्छा ड्रग था, इंसुलिन सेंसिटिविटी पे काम करता था, बट यह उसका जब मेटा एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि रोजीग्लूटाजोन डिस्पाइट डिक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल was causing increased risk of heart attack, that is myocardial infarction, and CV related death. So हार्ट से रिलेटेड अटैक और हार्ट से रिलेटेड मृत्यु रोजीग्लूटाजोन के कारण ज्यादा हो रही थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ब्लड शुगर अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। इसी तरह एक और ट्रायल आया, उसमें देखा गया कि HbA1c 6 के नीचे जिसमें रखा गया है उसमें हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा हो गई। तो इन सब चीजों को देखकर जो हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं, FDA अमेरिका की है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों ने सोचा कि डायबिटीज के इलाज में सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करना ही एक एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि ब्लड शुगर कंट्रोल करने के बावजूद आदमी की मृत्यु ज्यादा हो रही है। ब्लड शुगर कंट्रोल करने के बावजूद कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो हार्ट अटैक ज्यादा कर रही हैं। तो अगर किसी भी दवा को शुगर कंट्रोल करने के लिए मार्केट में लाना है तो पहले उनको कुछ ऐसे ट्रायल करने पड़ेंगे और दिखाने पड़ेंगे कि ये शुगर तो कम करता ही है लेकिन हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी को नहीं बढ़ाता है। इसीलिए यूएस में गाइडलाइन आया कि कोई भी डायबिटीज की दवा आपको देनी है तो सीवी सेफ्टी आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये 2008 में यूएस में आया, और यूरोपियन कंट्रीज का EMA होता है, ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उन लोगों ने 2012 में इसको ये रूल को लाया कि आपको कार्डियक आउटकम स्टडी करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या हुआ कि पहले जो डायबिटीज के ड्रग निकलते थे उसमें सीधी आउटकम स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप दवा लाए, ब्लड शुगर कम हो रहा है, आपने ये प्रूव कर दिया, आपको मार्केटिंग की अथॉरिटी मिल जाती थी। अब क्या है कि अब आपको CVOT ट्रायल करके दिखाना पड़ेगा कि ये सिर्फ शुगर ही नहीं कम करता है बल्कि कार्डियोवास्कुलर और रीनल डिजीज में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इस प्रकार का बेनिफिट्स आने लगते हैं। अब हम लोग रिजल्ट इस रूल के आने के बाद कुछ ऐसे ड्रग आए हैं जिनका इसमें ट्रायल किया गया और कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलने लगे। जो 2 ग्रुप की दवा आई, एक्चुअली 3 ग्रुप की दवा आई, DPP4 इनहिबिटर आई, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट आई, और आपको SGLT2 इनहिबिटर आई। इसमें देखा गया कि 2 ग्रुप की दवा, 2 क्लास ऑफ एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग, GLP-1 receptor agonist and SGLT2 inhibitors have demonstrated advantage, मतलब सिर्फ ये न्यूट्रल ही नहीं थे, ये कार्डियक इवेंट को घटाते भी थे। इनका सेफ्टी तो स्टेब्लिश हो ही गया कि दे आर सेफ, शुगर कम करते हैं, हार्ट में कोई दिक्कत नहीं पहुंचाते हैं, बट एडिशनल बेनिफिट जो एडिशनल हमें मिला कि ये न्यूट्रल ही नहीं है, ये भविष्य में हार्ट से रिलेटेड तकलीफ को कम करते हैं। और SGLT2 ग्रुप की जो दवाइयां थी उसमें देखा गया कि ये हार्ट फेल्योर के इंसिडेंस को घटाता है, हॉस्पिटलाइजेशन अगर हार्ट फेल्योर के कारण हो रहा है तो उसको घटाता है, और ये तो SGLT2 ग्रुप के सभी दवाइयों में देखा गया। अब GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, इसमें देखा गया कि ये ग्लूकोज लोअरिंग के अलावा ये वेट लॉस भी कराता है। इसके अलावा जो दवाइयां हैं ये सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन मेजर एडवर्स कार्डियो इवेंट भी कराते हैं। अब ये ट्रायल्स हैं CVOT ऑफ SGLT2 इनहिबिटर, इम्पारेग आउटकम है, कन्वास है, क्रेडेंस है, डापा हार्ट फेल्योर है। ये अलग अलग मॉलिक्यूल के अलग अलग ट्रायल हैं जो प्रूफ किए हैं, और सब में 7,000, 8,000, 12,000, 10,000 ऐसे पेशेंट इंक्लूड किए गए थे। अलग अलग पेशेंट पॉपुलेशन था, जस्ट टू प्रूव कि ये ड्रग सेफ है या नहीं है। नंबर 1, सेफ होने के बाद क्या ये बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो एक तो शुगर कम कर रहा है, शुगर कम करने के अलावा ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी कम कर रहा है। इसलिए अब तो बहुत जगह इन दवाइयों का ऐसे जगह यूज हो रहा है जहां डायबिटीज नहीं भी है लेकिन हार्ट फेल्योर है, तो आप SGLT2 इनहिबिटर दीजिए।
डायबिटीज नहीं भी है लेकिन किडनी की गड़बड़ी है तो आप SGLT2 इनहिबिटर दीजिए। तो ये ऐसे ग्रुप की दवाई जो डायबिटीज के अलावा डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे हार्ट फेल्योर है, हार्ट अटैक है या किडनी की बीमारियां हैं, वहां पे भी आपके बॉडी को ये बचाता है। सो ये बेनिफिट हुआ CVOT ट्रायल करने से कि मॉलिक्यूल के बारे में हमें ज्यादा पता चलने लगा। उसी तरह GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट की अलग अलग दवाइयां, अलग अलग ग्रुप की दवाइयां अलग अलग पेशेंट पॉपुलेशन में ट्राई किया गया और देखा गया कि मेजर एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट इसमें न्यूट्रल थे या बेनिफिट्स मिल रहे थे। ये हो गया ग्लूकोज कंट्रोल का कि ग्लूकोज कंट्रोल के लिए हमें कौन सी दवा यूज करनी चाहिए जिससे कि हम हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को कम कर सकें। अब आते हैं सेकेंड एस्पेक्ट, गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइन कहा हुआ है कि अगर पेशेंट में डायबिटीज से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई एडिशनल रिस्क फैक्टर नहीं है, तो ब्लड प्रेशर को 140/90 के नीचे रखना चाहिए। और अगर कोई भी एडिशनल रिस्क फैक्टर है जैसे कि क्या कहते हैं किडनी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कोई भी एडिशनल रिस्क फैक्टर है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या 10 ईयर एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क 15% से ज्यादा है या पहले हार्ट अटैक हो चुका है, तो ऐसे सभी पेशेंट में हमें ब्लड प्रेशर लेस देन 130/80 रखना चाहिए। अब कौन कौन सी दवाइयां यूज कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। ये कुछ ट्रायल्स हैं जो बता रहे हैं कि कितना कंट्रोल करना चाहिए। 120/80 के नीचे ले जाने पे कभी कभी ब्लड प्रेशर लो होने के सिम्टम्स आते हैं, तो कभी कभी सीरम क्रिएटिनिन या इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज हो जाती है। तो एक स्टैंडर्ड ग्रुप रखा गया 140/90 के ऊपर वाले, एक रखा गया 120 के नीचे वाले और दूसरा 120 से 140 के बीच में रखने वाले। डिफरेंट ट्रायल्स है, डिफरेंट रिजल्ट्स है, अल्टीमेटली कंक्लूजन है कि अगर कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो आपको ब्लड प्रेशर 140/90 के नीचे रखना है। और अगर कोई अदर कोमॉर्बिडिटीज है, रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज या हिस्ट्री ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज या क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो ऐसे पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर को 130/80 के नीचे रखना चाहिए ताकि उनको भविष्य में कोई दिक्कतें ना हो। अब ट्रीटमेंट में कैसे, हाउ टू चूज which drug to choose in patients of diabetes with hypertension। तो अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है और 160/100 के नीचे है तो आप सिंगल एजेंट यूज कीजिए। अगर पेशेंट को किडनी पे असर है, मतलब अल्बुमिनुरिया या CAD हार्ट प्रेशर है, तो ACE इनहिबिटर और ARB यूज कीजिए। अगर नहीं है तो आप ACE इनहिबिटर, ARB, कैल्शियम चैनल ब्लॉक और डायबिटिक में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब आइए कि अगर इनिशियल ब्लड प्रेशर ही 160/100 से ऊपर है तो ये माना जाता है कि एक टैबलेट से काम, एक ड्रग से काम नहीं चल पाएगा, तो उसमें आपको 2 एजेंट्स हैज टू बी स्टार्टेड। नाउ द इंपॉर्टेंस इज दैट कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुड ऑलवेज बी डन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या क्या होगा कि लो सॉल्ट डाइट, लो फैट डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यूजुअली मेडिटेरेनियन डाइट बोलते हैं, जिसमें कि सोडियम कम हो, पोटासियम इंटेक ज्यादा हो, मॉडरेशन ऑफ अल्कोहल हो, ये डाइट देने होते हैं। अब 2 ड्रग देना है, अल्बुमिनुरिया अगर है तो ACE इनहिबिटर ARB पक्का से देना है। अब 2 ड्रग से काम, एक ड्रग पे, इस वाले ग्रुप में एक ड्रग से काम नहीं चल रहा है तो 2 ड्रग दीजिए। दूसरे सेकंड वाले ग्रुप में मोर देन 160 वाले में टारगेट ब्लड प्रेशर पे आप अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं 2 ग्रुप से तो तीनों के तीनों ग्रुप की दवा दे दीजिए। और तीनों से अगर नहीं चल रहा है तो यू विल हैव टू ऐड अनदर लाइक मिनरलोकॉर्टिकॉइड और बीटा-2 एगोनिस्ट और अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये सारे ग्रुप की दवाइयां आप ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं स्टैटिन थेरेपी। जो तीसरा पिलर था वो था कि कोलेस्ट्रॉल का अच्छा सा मैनेजमेंट होना चाहिए। तो 2 ग्रुप होंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब जिनको अभी हार्ट अटैक नहीं हुआ है या कहीं भी आर्टरी से रिलेटेड ब्लॉकेज नहीं हुआ है। सेकेंडरी प्रिवेंशन डायबिटीज के वैसे पेशेंट जिसमें ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है या फिर आर्टरी का ब्लॉकेज कहीं ना कहीं हो चुका है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन जिसमें अभी हार्ट अटैक नहीं हुआ है, वैसे सभी पेशेंट, for all diabetes patient aged 4 to 75 without atherosclerotic cardiovascular disease, moderate intensity statin should be given। 40 साल से कम वर्ष वाले आयु में अदर रिस्क फैक्टर है तो आप स्टैटिन दीजिए, नहीं तो स्टैटिन मत दीजिए। उसी तरह डायबिटीज, a patient of diabetes at higher risk especially with multiple ASCVD, वहां पे जहां ज्यादा रिस्क फैक्टर है वहां पे आप हाई इंटेंसिटी दीजिए।
जहां पे 10 ईयर ASCVD रिस्क 20% से ज्यादा है तो वहां पे आप टारगेट रखिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 70 के नीचे रखने का। अगर नहीं हो रहा है तो हाई इंटेंसिटी स्टैटिन या मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज ऑफ स्टैटिन के अलावा आप एजिटेमाइब को ऐड कर सकते हैं। अब आइए सेकेंडरी प्रिवेंशन, मतलब जिसको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है, डायबिटीज की हिस्ट्री है, देयर इज नो कंफ्यूजन, यू हैव टू गिव हाई इंटेंसिटी स्टैटिन थेरेपी। अब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 70 के नीचे रखना है, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज पे अगर नहीं हो रहा है तो आप एजिटेमाइब को ऐड कर दीजिए। पीसीएस के 9 ग्रुप की दवाइयां हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। 75 साल के नीचे के पेशेंट अगर पहले से स्टैटिन ले रहे हैं तो इसको कंटिन्यू कीजिए। 75 साल से ज्यादा अगर उम्र हो गई तो अब क्या है कि 75 साल से ज्यादा उम्र हो गई तो आप स्टैटिन करके लॉन्ग टर्म कितना बचा पाइएगा, तो यू हैव टू डिस्कस विद द पेशेंट, इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा, एंड वेरेवर यू फील इट इज नेसेसरी यू कैन स्टार्ट स्टैटिन। सो ये है स्टैटिन का गाइडलाइन डायबिटीज के पेशेंट में। अब आता है एंटी प्लेटलेट थेरेपी का गाइडलाइन क्या है। तो जहां भी पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है, मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन वाला मामला है, तो वैसे में आपको एस्पिरिन ट्रीटमेंट देना चाहिए। फॉर पेशेंट जिनको एस्पिरिन से एलर्जी है उनको आप क्लोपिडोग्रेल दीजिए। अगर हार्ट अटैक 1 साल के अंदर हुआ है तो आपको डुअल एंटीप्लेटलेट ड्रग देना पड़ेगा, एक तो लो डोज एस्पिरिन साथ में क्लोपिडोग्रेल देना पड़ेगा। कुछ और दवाइयां आ गई हैं एंटीप्लेटलेट ग्रुप की, वो भी दवाइयां दी जाती हैं। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी सिर्फ उसी में करना है जिनको पहले से हार्ट अटैक हो चुका है और दोबारा हार्ट अटैक के हाई रिस्क है, लेकिन ब्लीडिंग की संभावना उनमें कम है, उसमें आप लॉन्ग टर्म डुअल दीजिए। अदरवाइज आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्यूट कार्डियक इवेंट डुअल एंटीप्लेटलेट से आप सिंगल एंटीप्लेटलेट पे या तो इकोस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल पे आ सकते हैं। अब एस्पिरिन थेरेपी प्राइमरी प्रिवेंशन में भी देने की बात कही जाती है अगर रिस्क ऑफ सीएडी ज्यादा है, थेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क 20% से ज्यादा है इन 10 ईयर तो आप दीजिए, अदरवाइज सिर्फ आप लिपिड लोअरिंग ड्रग दे सकते हैं। अब कुछ बेसिक रिकमेंडेशंस या गाइडलाइंस हैं जिसको हम रिवाइज करना चाहते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट में क्या क्या गाइडलाइन है। तो अमंग पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज हु हैव एस्टैब्लिश्ड ASCVD और एस्टैब्लिश्ड किडनी डिजीज, अ सोडियम ग्लूकोज को-ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर दैट इज SGLT2 या GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ग्रुप की दवा जिससे कि हार्ट में बेनिफिट होता है वो हमें जरूर देना चाहिए। In patient with type 2 diabetes and established ASCVD with multiple atherosclerotic cardiovascular disease risk factor, एक तो जिसको हो चुका है या जिसमें रिस्क फैक्टर है उसमें भी इन दोनों दवा को देनी चाहिए। इसके अलावा जिसमें हार्ट फेल्योर है, रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है, उसमें SGLT2 इनहिबिटर को देना चाहिए। पेशेंट एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज अगर पहले से है तो उसमें ACE इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ग्रुप एक ब्लड प्रेशर की दवा है वो जरूर देनी चाहिए। अगर प्रायर हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक MI है तो बीटा ब्लॉकर ग्रुप जो ब्लड प्रेशर की दवा होती है वो कम से कम 3 साल तक देना चाहिए। हार्ट फेल्योर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है तो वैसे बीटा ब्लॉकर जिससे कि हार्ट फेल्योर के आउटकम इंप्रूव हुए हैं उनको देना चाहिए अगर कंट्राइंडिकेशन नहीं है। इसी तरह अगर डायबिटीज के पेशेंट हैं और स्टेबल हार्ट फेल्योर है, EGFR 30 से ज्यादा है तो उसमें मेटफॉर्मिन जरूर देना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक अप्रोच है जो हमें डायबिटीज के पेशेंट में कोई एग्जिस्टिंग कार्डियोवास्कुलर इलनेस हो तो हमें कौन सी दवा चुननी चाहिए कौन सी दवा नहीं चुननी चाहिए इसके बारे में ये गाइडलाइन बताते हैं। तो स्ट्रेटजीज क्या है डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी में? कन्वेंशनल थेरेपी हो गया, इसमें ACE इनहिबिटर्स हो गया, लिपिड लोअरिंग ड्रग स्टैटिन्स हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, थायोजोलिडाइनिडाउन्स है। नोवेल थेरेपीज कुछ आए हैं, जीन थेरेपी, माइटोजेनिक थेरेपी, वो भी यूज किया जा सकता है। कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी एक हम लोगों ने बात करी थी, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बहुत सारे स्टडीज देखे गए हैं कि स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल इज व्हाट इट कैन हेल्प। कहीं कहीं पे पॉलीऑल ब्लॉकेड वाला जो कंपाउंड होता है दैट हैज आल्सो हेल्प इन इंप्रूविंग कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। तो अब आज हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि ऑल्दो द इंसिडेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन डायबिटीज पेशेंट इज डिक्रीजिंग, चूंकि बहुत सारे एडवांसेज हुए हैं, बट cardiovascular disease remains major cause of death in individuals with type 2 diabetes, and still
one of the major complications of diabetes. Considerable evidence suggests that genetic risk factor, insulin resistance, and hypoglycemia can account for unexplained severe risk in type 2 diabetes. Intensive lifestyle modification, other strategies for nutrient offloading could be more appropriate than increasing the dose of anti-diabetic medication. और recent CV outcome trial जो है, they have led us a remarkable advance in our understanding of the effectiveness of SGLT2 inhibitor एंड GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। मतलब ये दो ग्रुप की दवाइयां जो डायबिटीज की हैं, ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को कम करने में बहुत सहायता करती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।